हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इवोल्यूशन का सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन जितना भी जो आगे का पार्ट है दैट इज एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपन ने बात कर ली थी यहाँ तक कि किस तरीके से आपके जो एक्सपेरिमेंट्स थे प्रूव करने के लिए कि जो लाइफ है वो नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डिराइव्ड हुई है, और उसके एक्सपेरिमेंट्स सेल मिलर ने प्रूव करने के लिए लगाए ये थे। और फिर बाद में आगे जाके हमें पता चला कि उसमें आरएनए प्रोटीन्स पॉलीसेकेराइड्स वगैरह सब कुछ हमें उस एक्सपेरिमेंट्स में देखने को मिल रहे थे। अब अगर अपन आगे चले तो इवोल्यूशन ऑफ अ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी, ये एक पूरी इवोल्यूशन जो किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से हमारे और अदर साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रपोज करे, वो सब अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बस ये मैं एक एक लाइन आपको समझाने वाली हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी यहाँ से वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप खुद एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे इस पर्टिकुलर इवोल्यूशन चैप्टर की, तो वो खुद बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आपको पढ़ने में बोर लगेगा। इसलिए यही चैप्टर लाइन टू लाइन अच्छे से क्लियर करेंगे अपन यहीं पे, ठीक है? तो एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना। Okay, so conventional religious literature tell us about the theory of special creation. Okay, सो मैं जैसे कि जब मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया कि बहुत सारे जो रिलीजियस जो प्रीस्ट वगैरह थे वो ऐसा मानते थे, मतलब क्रिश्चियनिटी में अलग, हिंदुइज्म में अलग, ठीक है, मुस्लिम्स में अलग। इस्लामिक वैल्यूज अलग होती हैं, तो उस समय उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि वो उन लोगों का एक बिलीफ था कि कोई दो स्पेशल क्रिएशंस आए थे, मतलब एक फीमेल और एक मेल आया था, जिसने ये पूरी जो हमारे ह्यूमन बीइंग है वो आपके प्रोड्यूस करे थे, ठीक है। एक वो चीज़ थी। दूसरी ये चीज़ थी कि जैसी आज दुनिया दिख रही है, मतलब पेड़ पौधे जानवर, वो एज इट इज़ ही पहले से ही ऐसे हैं, मतलब उनका ये मानना था कि एज इट इज़ ही हमारे पास बहुत टाइम से हैं, ठीक है। जो चीज़ अभी हम देख रहे हैं वो बहुत सालों से ऐसी है, और हमारी अर्थ सिर्फ और सिर्फ 4000 साल पुरानी है, ऐसा जो रिलीजियस बिलीफ है उनका मानना था। Conventional religious literature tell us about the theory of special creation. This theory has three connotations. कौन सी? ये ध्यान रखना। One, that all the living organisms that we see today were created as such. ठीक है। Second, that the diversity was always the same since the creation and will be the same in the future also. उनके अकॉर्डिंग ये है कि आज जो जैसी दुनिया दिख रही है, जिस तरीके की डाइवर्सिटी दिख रही है, आज से 4000 साल पहले भी ऐसी थी, और आज से 4000 साल बाद भी ऐसी होगी, ठीक है। नाउ थ्री, द अर्थ वॉज अबाउट 4000 years ओल्ड, मतलब साइंटिस्ट ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारी अर्थ 4.5 साल पुरानी, 4.5 बिलियन साल पुरानी है। बट अकॉर्डिंग टू दीज रिलीजियस बिलीवर्स, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 साल पुरानी है। नाउ ऑल दिस आइडियाज वर स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। याद रखना है कौन सी सेंचुरी? 19th सेंचुरी। ये तीन चीज़ें जो थी, ये तीन मतलब ये तीन जो कॉनोटेशंस है, ये जो आइडियोलॉजी थी, इसको एक साइंटिस्ट ने चैलेंज किया, उसके अगेंस्ट काम किया, जो थे हमारे चार्ल्स डार्विन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस एवोल्यूशन की थ्योरी में। वो एक एचएमएस बीगल नाम के शिप पर गए थे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शिप, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना है इसका, ठीक है। ठीक है, बेसिकली क्या था, चार्ल्स डार्विन जो थे वो आपके इस एचएमएस बीगल पे गए थे पूरी वर्ल्ड को देखने के लिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर भी वो रुक रहे थे, वहाँ वहाँ वो उस अपने थ्योरी के बारे में स्टडी करना चालू कर देते थे, ठीक है। कंक्लूडेड दैट द एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्री, नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट also with the life form that existed million years ago. According to the चार्ल्स डार्विन, उनका कहना ये है कि जो हम आपस में जो स्पीशीज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखती है आपस में, ठीक है। एंड
ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये अभी नहीं, ये बहुत पुरानी है, ठीक है? मतलब कई साल से ये इसी तरीके से हल्की-हल्की वेरिएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। सो मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, इनमें से कुछ तो हैं वो जो हमें अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे कि डायनासोर्स। ऑल्दो डायनासोर्स रेप्टाइल्स थे, ठीक है, बट वो अभी हमें नहीं दिखते। बट रेप्टाइल्स के जो और प्रजाति हैं जैसे कि लिजर्ड हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें अभी भी दिखती हैं, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए। सो देयर हैड बीन एक्सटिंक्शंस ऑफ अ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर्स गॉन बाय जस्ट एज अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज at different periods of the history of earth. There has been a gradual evolution of the life form. तो बेसिकली क्या हुआ कि इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स जो है वो अपने इवॉल्व हो गए इनटू द एव्स, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स जो है वो वापस से आपके पानी में चले गए, तो इस तरीके से भी अपन आगे पढ़ेंगे। सो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। जब आप पुराने हॉर्सेस की पिक्चर देखोगे और अभी जो हॉर्सेस हैं वो एक्चुअल में उनका स्केलेटन जब स्टडी किया गया, जो पुराने हॉर्सेस थे आज से कुछ मिलियन साल पहले, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मतलब डिफरेंट था जो आज की स्पीशीज ऑफ हॉर्सेस का जो देखोगे उनके से, ठीक है। तो बहुत सारे वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट उनमें हुआ है। नाउ any population has built-in variation in characteristics, those characteristics which enable some to survive better in natural conditions, जैसे कि climate, food, physical factors, etc., would outbeat other that are less endowed to survive under such natural conditions. सो बेसिकली जो डार्विन का पूरा कॉन्सेप्ट था वो था नेचुरल सिलेक्शन पे, ठीक है, किस पे, नेचुरल सिलेक्शन पे। तो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन इज नथिंग बट ये एक तरीके से टेस्ट है, एक तरीके से एग्जाम है। कैसे कि देखो, तुम लोग अपने नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब सपोज करो हमारे सपोज क्या, अब हमारा जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, एंड लेट्स सपोज कि हमारी एमबीबीएस की सीट्स 100 है, ठीक है। अब और आप लोग कितने लोग बैठते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा लोग बैठते हो फॉर दैट पर्टिकुलर 100 सीट्स। मतलब सपोज करो आप उस पर्टिकुलर 100 सीट्स में 50,000 लोग उस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो, ठीक है, नीट एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो फॉर दिस 100 सीट्स, ठीक है। तो इन 50,000 में से सिर्फ कुछ 100 ऐसे बच्चे होंगे जो इन 100 सीट्स को पा सकेंगे। हम यहाँ पर किसी भी तरीके का रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा, जो जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जो कट ऑफ को पार कर लेगा, वो इन 100 सीट्स ऑफ एमपीएस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये नीट के एग्ज़ाम ने उन बच्चों को अलग कर दिया जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उन जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, ठीक है। सेम गोज़ विथ क्या आपके नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा, तो जो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, मतलब जो कि हर तरीके के क्लाइमेट को झेल पाएंगे, किसी भी तरीके के फूड को अपने पास ऑक्यूपाई कर पाएंगे, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज जनरेट कर सकेंगे, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कर सकेंगे, वही आगे जाके सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। So, another word used is fitness of the individual or the population. The fitness, according to the Darwin, refers to the ultimately and only to the reproductive fitness. इधर फिटनेस फिजिकल फिटनेस नहीं बोली गई है, ठीक है। डार्विन ने जो यहाँ पर फिटनेस वर्ड जो यूज किया गया है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए, मतलब कौन कितना ज़्यादा स्पीशीज़ में या फिर कौन कितना ज़्यादा ब्रीड कर सकता है, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा ब्रीड करेगा, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, वो उतना ज़्यादा फिट होगा, ठीक है। हाउएवर हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरनमेंट लीव मोर प्रोजेनी, ठीक है, देन दी अदर्स। जो बहुत अच्छी तरीके से, ऑफ कोर्स सी बात है, जो बहुत अच्छी तरीके से वेल सेटल्ड है, उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो जो जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट में फिट रहेगा वो उतनी ज़्यादा प्रोजेनी
प्रोड्यूस करेगा। These therefore will survive more and hence are selected by the nature, और यही जो आपके प्रोजेनी जो फिट होंगे वही नेचर सिलेक्ट करेगा। ठीक है, he called it as a natural selection as I have explained and implies it a mechanism of evolution. Let us also remember that the Alfred Wells, again a very important scientist, ठीक है, a naturalist who worked in Malay archipelago. So जो आपके डार्विन थे ना, उनका फेमस आइलैंड है जो आपको याद रखना है, वो है कौन सा, गैलापागोस आइलैंड। और वहीं पे जो अल्फ्रेड वेल्स हैं, उनका जो आइलैंड का नाम है, मतलब जहाँ पे उन्होंने काम किया है, वो है मलय आर्किपेलागो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, दोनों आइलैंड्स के नाम याद रखने हैं। had also come to the similar conclusion around the same time, वही वो भी सेम उन्होंने कंक्लूड किया कि जो जितना ज़्यादा फिट होगा वो उतनी ज़्यादा प्रोजेनी लीव करके जाएगा और नेचर उसी को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम apparently new types of the organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. So क्या होता था, बेसिकली उनका कहना ये है कि जो एक जैसे कि ए है और ये जो बी है, ये दिखने में बस थोड़े से डिफरेंट थे, बट जब आप इनको स्टडी करोगे, इनकी हैबिट्स को स्टडी करोगे, इनके हैबिटेट को स्टडी करोगे, तो आप पाओगे कि भाई ये दोनों आपस में बहुत सिमिलर है और इनका एंसेस्टर कॉमन है। ठीक है, however these ancestors were present at different period of in the history of the earth, मीन्स epochs, periods and eras। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को अपन जब लास्ट में देखेंगे, ठीक है, एकदम जब एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी तब। The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth। मतलब कि जो हमारी अर्थ की हिस्ट्री है, जैसे जैसे हमारे ऐसे बात कर सकते हैं, जो हमारे लेयर्स होती हैं अर्थ की, उसमें जो लेयर्स होंगी, जितनी ज़्यादा डीप लेयर होगी उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर, अगर जैसे इस लेयर में कोई एक ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन या कुछ हमें पदार्थ मिलता है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइम था, ये इस टाइम पे इस तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। तो जोलॉजिकल हिस्ट्री और बायोलॉजिकल हिस्ट्री जो अर्थ की है वो कोरिलेट चलती है। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट द अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स as was thought earlier but the billions of year old। इससे यही कंक्लूड किया जा सकता है कि जो बिलीवर्स थे, रिलीजन बिलीवर्स थे, जो वो मानते थे कि 4000 साल पुरानी ही है हमारी अर्थ, बट एक्चुअल में जो अर्थ है वो कई हजारों साल पुरानी है, मीन्स वो बिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी है, दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। ओके, नाउ व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन। अब भाई इतना तो बता दिया हमने कि भाई इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन इवोल्यूशन हर चीज़ जो है साइंस के लिए आज के दुनिया में हमें प्रूफ की ज़रूरत होती है। सो हमें एविडेंसेस चाहिए कि इवोल्यूशन हो रहा है, अभी भी हो रहा है एंड पहले भी हो चुका है। So, evidences that evolution of the life form has indeed taken place on Earth come from many quarters। फॉसिल्स, ठीक है, जो कि आप यूजुअली बहुत बार सुन चुके होते हो। आजकल तो बहुत ज़्यादा, मतलब सब लोग इतना जागरूक है कि फॉसिल्स जैसी कॉमन चीज़ तो हम सिक्स स्टैंडर्ड में भी आजकल के बच्चे जानते हैं। ठीक है, सो बेसिकली फॉसिल्स क्या होती है, ये पुराने जो जानवरों की हड्डियाँ होती है जो हम ज़मीन में खोद के निकालते हैं, उनको फॉसिल्स बोलते हैं। और द रिमेन्स ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द रॉक। ठीक है, rock forms sediments and cross sections of the earth crust indicates the arrangement of the sediment one over the other during the long history of the earth। So basically जैसे कि अगर ये हमारी sediment rocks होती है, उसमें फॉसिल्स पाई जाती हैं, तो जो अगर हमारी सेडिमेंट्री रॉक का जो लेयर होगी, ठीक है, जैसे वन लेयर हो गई, सेकेंड लेयर हो गई, सो जो जितनी ज़्यादा डीप होगी ना, जितनी ज़्यादा डीप में हमें फॉसिल मिलेगा, उसका टेन्योर उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो उतने साल पुरानी होगी वो फॉसिल। ठीक है, सो लेट्स सपोज हम 10-20 साल पुराना लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो ये
आपको यहाँ मिला, एक फॉसिल यहाँ मिली, एक फॉसिल यहाँ मिली, तो ये आपको 10 साल पहले वाली फॉसिल होगी, ये 5 साल पहले, ये 2 साल पहले वाली फॉसिल होगी, इस तरीके से, ठीक है? तो बेसिकली हमें टाइम पता चल जाता है कि जितनी ज़्यादा नीचे डीप में होगी लेयर में, लेयर जो जितनी ज़्यादा डीप होगी उतना ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होगा। Now, different age rock sediments contain fossils of different life form who probably died during the formation of the particular sediment. Now, some of the appear similar to the modern organism, जो कि अभी अपन देखने वाले हैं इसकी पिक्चर, they represent extinct organism. ठीक है, अब कुछ जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मैं रेप्टाइल्स की इनिशियली मैंने बात करी थी, तो जो रेप्टाइल्स हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वो डायनासोर्स, अगर रेप्टाइल्स में ही अपन बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर डायनासोर्स भी आते हैं और आपके लिजर्ड्स भी आते हैं, क्रोकोडाइल्स भी आते हैं, तो इनमें थोड़ी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। A study of the fossils in the different sedimentary layer indicates a geological period in which they existed. फाइन, वही मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बताई है। द स्टडी shows that the life form varied over the time and certain life form restricted to a certain geographical time span. So basically क्या होता था कभी कभी कि जो आपके कुछ जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो आगे बढ़ जाती थी, इवॉल्व हो जाती, वही नेचुरल सिलेक्शन वाली बात आ जाती है। ठीक है? कुछ जो आपके स्पीशीज़ थी वो आगे बढ़ जाती है, नेचर उनको सिलेक्ट करके आगे बढ़ा देता है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं बिकॉज़ वो क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते नेचुरल सिलेक्शन के क्राइटेरिया को, एंड हेंस उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है, वो उसी ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ टाइम में रह जाते हैं। Okay, hence new form of life have arisen at a different time in the history of the earth. All this is the paleontological evidence. तो ये सारे के सारे हमें क्या पता चल रहा है? paleontological evidence मतलब वो evidence जो कि हमारे ancestors से related है, ठीक है? Now, do you remember how the ages of the fossils are calculated? ठीक है, एक तो ये कार्बन डेटिंग खाता है, ठीक है, एक कार्बन डेटिंग तरीका होता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि इस कार्बन की एज कितनी है, एंड उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये फॉसिल इतना ज़्यादा पुराना है। दूसरा, हम सेडिमेंट्री रॉक की जो लेयर्स हैं उससे पता लगा सकते हैं, ठीक है? सो डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ द रेडियोएक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर? Now, embryological support for the evolution was also proposed by Ernest Haeckel. Now, very important point, कई ये पूछा जा चुका है, ठीक है? एंड ये जनरली पूछ लेते भी हैं जब आपके नीट के जो टेस्ट सीरीज वाला सीन चलता है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर इवोल्यूशन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो। सो जो आपके अर्नेस्ट हेकल थे, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बोला था कि जब बेबी प्रोड्यूस होता है, इवन इन द ह्यूमंस या फिर दूसरी स्पीशीज के जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रोलॉजिकल स्टेजेस होती है ना, उनमें हर एक स्पीशीज को उन्होंने कंपेयर किया, तो उन्होंने एक चीज़ कॉमन पाई कि एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर हर एक स्पीशीज, इवन ह्यूमन की स्पीशीज का भी एम्ब्रियो सेम दिखता है विद दैट ऑफ योर फिश का स्पीशीज, ठीक है? मतलब उन्होंने पूरा कंपेयर किया था, तो दिस इज नोन एज द एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट, और वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स जो है वो कॉमन है, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट्स। सो जो हमारे एडल्ट में जो फीचर्स एब्सेंट थे वो हमारे एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं, और वो फीचर्स आपको कहीं ना कहीं किसी स्पीशीज के साथ मैच करते दिख जाएंगे, एंड देयरफॉर वही एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ हमें पता चलता है कि हमारी स्पीशीज जो है हम आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। सो फॉर एग्जाम्पल, द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स, अगर मैं सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज स्टडी करने बैठूं इंक्लूडिंग द ह्यूमन, डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल slits just behind the head, but it is functional organ only in fish and not found in other adult vertebrates. अगर मैं सारे वर्टिब्रेट्स इवन ह्यूमन का भी एम्ब्रियो उठा के देखूं इनिशियल स्टेज में, तो उसको उसमें आपको वेस्टिजियल गिल स्लिट मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ आज फिशेस में ही फंक्शनल है, बाकी हम सब में एब्सेंट है। तो ये एक चीज़ बहुत कॉमन मिली, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे वर्टिब्रेट्स कहीं ना कहीं एक ही एंसेस्टर से अराइज्ड हैं।
However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernest von Baer. Again, a very important line. So, सबसे पहला एविडेंस अगर मैं बात करूँ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बात करी तो वो करी थी अर्नेस्ट हेक्ल ने। उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें या किसी भी स्पीशीज की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने वर्टिब्रेट्स बोला था कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स की बात करूँ और उनके एम्ब्रियोज को देखूँ तो उनके एम्ब्रियोज एक टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कॉमन फीचर शो कर रहे थे जिसका मतलब उनके एंसेस्टर सेम थे, लेकिन इस हर एक साइंटिस्ट को एक ना एक साइंटिस्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इधर अर्नेस्ट हेकल को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आए थे कार्ल वॉन बेयर, जिन्होंने इस थ्योरी को पूरी तरीके से डिसअप्रूव कर दिया था। क्यों? क्योंकि ही नोटेड दैट द एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल। उन्होंने ये बोला कि भाई जो एम्ब्रियोज हैं वो कभी भी एडल्ट स्टेजेस में जो फीचर्स आते हैं दूसरे एनिमल्स में उस तरीके से बिहेव नहीं करते। सो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर अगो। तो ये वाली लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है तो इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो नाम है कार्ल कार्ल अर्नेस्ट वोन बेयर, इस नाम को मत छोड़ना क्योंकि यही साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया था अर्नेस्ट हेकल की थ्योरी को, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को। ठीक है, सो ये चीज़ पूछी जाती है तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं। नाउ सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट। अब इन्होंने बोला कि इस तरीके की जब सिमिलैरिटीज आती हैं कि भाई जो वर्टिब्रेट्स थे उन्होंने आपके सेम एम्ब्रोलॉजिकल फीचर्स दिख रहे थे। ठीक है, सो वही सेम फीचर्स आपको आगे भी दिख सक मतलब दूसरे स्पीशीज में भी दिख सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली वो ये बोलना चाहते थे कि क्या हमारे एंसेस्टर सेम हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें सो व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। अब ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मैमल्स हैं। ठीक है, शेयर सिमिलैरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ द फोर लिम्स। तो जब हम इनके फोर लिम्स देखेंगे, हमारे ह्यूमंस के देख लो, चाहे चीता के देख लो, चाहे बैट के देख लो, चाहे व्हेल के देख लो। ठीक है, सबके अलग अलग फोर लिम्स मतलब जो फोर लिम्स हैं सबके अलग अलग फंक्शंस है। जैसे व्हेल्स में फोर लिम्ब का काम है स्विम करना, बैट में काम है उड़ने का, चीते का काम है आगे के जो पैर होते हैं ना वो बनाने का मतलब रनिंग का, एंड ह्यूमंस के फोर लिम्स का काम है किसी चीज को ग्रैब करने का, पकड़ने का। ठीक है, सो सबके फंक्शंस अलग है, लेकिन अगर मैं बात करूँ फोर लिम्ब में जो हड्डियां प्रेजेंट है, जो बोन्स प्रेजेंट है, उनके अरेंजमेंट की बात करूँ तो वो सब में सेम है। सो दोज these four limbs perform different functions in these animal, they have similar anatomical structure देखने को मिलेगा। All of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal and phalanges in their forelimbs। ठीक है, सो ये आपको सभी जो हड्डियां हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, phalanges, इन सारे मैमल्स के फोरलिम्ब में देखने को मिलेगा। So, hence, in these animals, the same structure develop along different directions due to the adaptation in their needs. So, this is a divergent evolution, a very important point. So, divergent evolution क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन ड्यू टू देयर अडेप्टिव कंडीशंस, अलग अलग अडेप्टिव कंडीशंस होने की वजह से उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। डिफरेंट फंक्शंस हैं, किसी का काम चलना है, किसी का काम पकड़ना है, किसी का काम तैरना है, किसी का काम उड़ना है। सो बेसिकली एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं फंक्शंस। ठीक है, एक पॉइंट से ऑल्दो इट स्ट्रक्चर सेम है लेकिन सेम पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंड इस वजह से हम इसको बोलते हैं
होमोलोगस स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे? होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्यों बोलेंगे? होमो का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है, सेम। तो सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से, डिफरेंट फंक्शंस होने की वजह से इट शोज डाइवर्जेंट। देख रहे हो एरो कहाँ की तरफ कर रही हूँ मैं? डाइवर्ज कर रही हूँ, बाहर की तरफ भेज रही हूँ, ठीक है। दिस इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नाउ होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। इसका मतलब जो होमोलॉगस ऑर्गन्स कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके एंसेस्टर एक ही होता है। अब दूसरा आता है इसका उल्टा, दैट इज अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और हीट्रोलॉगस, आपका हीट्रोलॉगस स्ट्रक्चर। सो अगर मैं बात करूं, अदर एग्जाम्पल्स आर द वर्टिब्रेट्स ऑफ द हार्ट और द ब्रेन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कौन से होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के? हार्ट एंड ब्रेन। नाउ इन प्लांट ऑल्सो, दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है आपके प्लांट्स में भी। अगर अपन बात करें, थॉर्न एंड टेंड्रल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। अब होमोलॉगी क्यों? क्योंकि थॉर्न और टेंड्रल्स इन बोगनवेलिया और कुकुरबिटा में बनते सेम ही स्ट्रक्चर से हैं, ठीक है। जो थॉर्न होती है वो भी स्टेम से डेराइव्ड होती है। स्टेम जो होती है वो बढ़ नहीं पाती, वो नुकीले शार्प स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे थॉर्न बोलते हैं। एंड इधर टेंड्रिल भी जो बनती है वो स्टेम से बनती है, ताकि वो जो बेल है उसको सपोर्ट कर सके, कुकुरबिटा की जो बेल है उसको सपोर्ट कर सके। लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। थॉर्न का फंक्शन है प्रोटेक्शन का एंड टेंड्रिल का फंक्शन है सपोर्ट करने का, ठीक है। सो प्लांट्स में भी हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है, होमोलोगस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, whereas analogy refers to the सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे कि मैंने अभी बताया था, विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक। अब यहाँ पे हमने बात करी कि भाई सेम स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शंस अलग अलग हैं, जिस वजह से हमने बोला कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग फंक्शंस ड्यू टू देयर एडेप्टेशन, ड्यू टू देयर हैबिटेट, हमने हैबिट्स, उनके फंक्शंस अलग हो गए। लेकिन आपके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बर्ड्स की, ठीक है, बर्ड्स की, बटरफ्लाई की, ठीक है, बटरफ्लाई की। एंड हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, लेट्स सपोज टेक मैमल बैट, ठीक है। अब इन तीनों में आपको कॉमन फंक्शन क्या देखने को मिलेगा कि ये तीनों के तीनों उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप बर्ड के फोर विंग्स के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखोगे, वो बर्ड के अलग आएगा, बटरफ्लाई का अलग आएगा और बैट का अलग आएगा। सो इसका मतलब ये तीनों के तीनों एक कॉमन फंक्शन के लिए एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो मतलब कन्वर्जेंस हो रहा है। एरो देख रहे हो, कन्वर्जेंस हो रहा है फॉर द कॉमन फंक्शन, ठीक है, टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। इसीलिए मैं इसको बोलूंगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसी को मैं और क्या बोल सकती हूँ? एनालॉगस ऑर्गन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। नाउ they are not anatomically similar structure, though they perform similar function, as I have said. Hence, analogous structures are result of the convergent evolution, a very important point. जैसे कि मैंने आपको बताया कि analogous structures जो है वो convergent evolution का से ही पैदा हुए हैं, ठीक है। Different structure evolving for the same function, as I have said, and hence having similarity. अदर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल जैसे कि अपन ने आपके होमोलॉगिक के पढ़े, यहाँ पर एनालॉगिक के भी पढ़ते हैं। आर द आईज ऑफ द ऑक्टोपस एंड द मैमल्स, ठीक है। तो जब आप ऑक्टोपस की आईज देखोगे और जब आप मैमल्स की आईज देखोगे, ऑल्दो इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, बट इनका काम सेम है, दैट इज देखना, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वहीं पे पैंगुइन के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, पैंगुइन क्या है? बर्ड, डॉल्फिन क्या है? मैमल। तो इनके जो फ्लिपर्स होते हैं उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगा वो डिफर होगा, लेकिन इनका काम क्या होता है दोनों का? दैट इज कि फ्लिपर्स का काम होता है स्विम करना,
सो यहाँ पे कॉमन फंक्शन की वजह से हम इसे बोलेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. सो वन कैन से दैट इट इज सिमिलर habitat that has resulted in selection of a similar adaptive features in different group of organism but toward the same function. अब एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे प्लांट का भी देखना पड़ेगा, तो जैसे कि मैं स्वीट पोटैटो की बात कर रही हूँ और पोटैटो की बात कर रही हूँ. स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट का मॉडिफिकेशन होता है. किसका होता है? रूट का. वहीं पे अगर मैं पोटैटो की बात करूँ तो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है. लेकिन इन दोनों का काम क्या होता है? स्टोरेज का. ठीक है, क्या काम होता है? स्टोरेज का. अंडर वाटर, सॉरी, अंडर सॉइल स्टोरेज का काम करते हैं. सो ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द स्टोरेज. इसलिए ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया? एनालॉगस ऑर्गन का या फिर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का. In the same line of argument, similarities in the proteins and the genes performing the given function among diverse organisms giving clues to common ancestry. अब कुछ प्रोटीन्स और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि जो कि आपके इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जो कि आपको बताता है कि हो सकता है यहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री हो. So these biochemical similarities point to the same shared ancestry as a structural similarity among the diverse organisms. नाउ मैन हैज ब्रेड. नाउ अब एक यहाँ पे चीज आती है कि ब्रीड सिलेक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो मैन क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे जो हमारे डॉग्स की जो ब्रीड्स है जो आज हम देखते हैं, वो एक्चुअल में ओरिजिनल ब्रीड नहीं होती. ठीक है, वो इंसानों की बनाई हुई ब्रीड होती है. एंड सेम गोज विद द प्लांट्स. कई सारी ब्रीड्स ऐसी हैं जो कि इंसानों ने बनाई हैं. ठीक है, फॉर देयर बेनिफिट. सो ये तो नेचुरल सिलेक्शन के अंडर में नहीं आता. सो मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स. द इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स. जैसे कि डॉग्स के एग्जांपल मैंने बताया, बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप. अब ऑल्दो आई थिंक लैब्राडॉग जो होते हैं वो इंसानों की बनाई हुई है. आई डोंट नो, बट शायद जो लैब्राडॉग होती है वो इंसानों की बनाई हुई ब्रीड है डॉग की. बट क्या हम उसको वो डॉग ना कह के कुछ और बोलते हैं? नहीं ना. वो मानी तो सेम उसी स्पीशीज की जाती है, डॉग स्पीशीज की, ऑल दो मैन ने बनाई है ना. So it is argued that if within the 100 of years man could create new breed, could not nature have done the same over a million of years? सो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि जो पहले के जो लोग बोलते थे ना कि भाई नहीं, हमारे इंसान एज इट इज जो थे वो पहले 4,000 साल भी पहले ऐसे ही थे, 4,000 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे. तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि आज जो आदमी डॉग की नई नई ब्रीड बना सकता है, क्या नेचर ने इतने सालों तक नहीं बनाया होगा कि हम इंसानों, जैसे कि हम जानते हैं, हम मंकी से डिराइव्ड हुए हैं. ठीक है, हम एप से डिराइव्ड हुए हैं. सो वो भी तो वही चीज कर रहा था जो इंसानों ने अभी जाके करी है ना. So another interesting observation supporting the evolution by the natural selection came from the England. Again, a very important line. ठीक है, तो इंग्लैंड में एक ऐसी चीज, ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन को और ज्यादा तवज्जो मिली. ठीक है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली. तो बेसिकली क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा 1850 के अराउंड, ठीक है, 1850s के अराउंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, मतलब जब इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा धुआं धक्कर नहीं था, बहुत साफ सुथरा एनवायरनमेंट था, तब ट्रीज पर क्या होता था कि लाइकेंस ग्रो करते थे. अब लाइकेंस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ उस जगह ग्रो करेंगे जहाँ पे पोल्यूशन नाम मात्र के लिए भी नहीं होता. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पोल्यूशन ना के बराबर था, इसलिए ट्रीज पर लाइकेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलते थे. अब लाइकेंस कैसे होते थे? सफ़ेद कलर के. सो जब वो सफ़ेद कलर के होते थे तो उस और बेसिकली हमारे पास दो मूत होती थी इंग्लैंड में, एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की. ठीक है, तो जो ट्रीज का जो बार्क का एरिया होता था वो पूरे के पूरे किससे ढक जाता था? लाइकेन से ढक जाता था, एंड वो सफ़ेद कलर की होती थी. अब क्या होता था
कि ये जो व्हाइट वाली मोथ थी, वो जाके इन ट्रीज़ पे अगर बैठती थी तो वो कैमोफ्लेज कर जाती थी, मतलब उनके साथ ऐसे मिल जाती थी कि कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर वहीं पे जो डार्क वाली मोथ थी वो अगर आपके इस बाग पे जाके बैठती थी, लाइकेन के ऊपर जाके बैठती थी, तो एकदम क्लियरली विजिबल होती थी। जो मोथ का प्रेडेटर था, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाली को आइडेंटिफाई कर पाता था, व्हाइट वाली को आइडेंटिफाई कर नहीं पाता था क्योंकि वो कैमोफ्लेज हो चुका था। एंड इस वजह से ब्लैक मोथ की जो संख्या थी वो कम हो गई थी। ठीक है। अब क्या हुआ, हर चीज का एक टाइम आता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पोल्यूशन बढ़ गया। पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो लाइकेंस ग्रो करते थे बिना पोल्यूशन में, अब वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था। और ऊपर से क्या हो गया था, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया था, प्लस जो ट्रीज जो कार्बन था वो ट्रीज की बार्क पर जाके डिपॉजिट होना चालू हो गया था, जिसकी वजह से जो बार्क थी वो डार्कर शेड की दिखती थी। तो अब क्या होगा, जब वाइट वाली मोथ उस ब्लैक वाले बार्क पे जाके बैठती थी तो एकदम से बहुत क्लियरली विजिबल होती थी, और वहीं पे जब डार्क वाली मोथ उस ब्लैक वाली बार्क पे जाके बैठती थी तो वो जो है वो कैमोफ्लेज हो जाती थी। अब जो मोथ का जो प्रेडेटर था वो वाइट वाली को आइडेंटिफाई करता था और उस पे प्रेडेट करता था। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वाइट मूथ का जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई, और ब्लैक मूथ की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई। सो वही सब यहाँ लिखा है कि in a collection of a moth made in 1850, that is before industrialization set in, it was observed that there were more white-winged moths on trees than the dark-winged और द मेलानाइज्ड मोथ। ठीक है, एज आई हैव सेड राइट, पूरी जो कहानी तुम्हें सिंपल भाषा में बताए वही लिखी है। However, in the collection carried out in the same area, but after the industrialization, that is in 1920, there were more dark-winged moths in the same area. That is, the proportion was reversed, as I have said. The explanation put forth for this observation was the predator will spot a moth against a contrasting background. As I have said, during the post-industrialization period, the tree trunk became dark due to the industrial smoke सूट्स, जैसे कि मैंने बताया वही कार्बन डिपॉजिशन जो है वो हो जाता था बार्क के ऊपर। Under this condition, the white-winged moth did not survive due to the predators. Dark-winged और melanized moth survived, जिसकी वजह से white-winged बहुत ज़्यादा दिख जाती थी, एक्सपोज आ जाती थी, एंड ब्लैक वाली जो थी, जो डार्क वाली थी, वो कैमोफ्लेज हो जाती थी। तो प्रेडेटर्स वाइट वाली को आइडेंटिफाई कर लेते थे। लेकिन अगर बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, अगर अपन बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की, तो वहाँ पर वाइट कलर के लाइकेंस जो थे वो ट्रीज को कवर कर लेते थे। ठीक है, जिसकी वजह से वाइट वाली जो वो मूड थी वो कैमोफ्लेज हो जाती थी, एंड जो प्रेडेटर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ डार्क कलर्ड मूड को आइडेंटिफाई कर पाते थे। So, do you know that the lichens can be used as an industrial population pollution indicator? Of course, because जो lichens होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे pollution जो है वो ना के बराबर हो. So they will not grow in the areas that are polluted. Hence, moths that were able to camouflage themselves, that is hide in the background, survived. So जो अपने आप को camouflage कर पा रही थी, जो अपने आप को उस background में छुपा पा रही थी, वही safety. So, this understanding is supported by the fact that in the areas where the industrialization did not occur, example in the rural area, the count of the melanic moth was low. So basically जो गांव खेड़े जो थे उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम की अगर अपन बात करें, तो जो गांव खेड़े थे जहाँ पे अभी फैक्ट्रीज नहीं आई थी, कार्बन सूट वगैरह नहीं पहुंचा था, वहाँ पे अभी भी पोल्यूशन फ्री था, वो जो पर्टिकुलर एरिया था वहाँ पर लाइकन की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, एंड देयरफॉर वहाँ पे जो मेलेनिक मूथ थे, मतलब जो डार्क कलर मूथ थे, उनकी पॉपुलेशन जो थी वो कम थी। दिस shows that in a mixed population, those that can better adapt survive an increase in population size. वही बात लिखी है, जो अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं, हर तरीके की कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं, और वही अपना पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। Similarly, excess use of herbicides, pesticides,
has only resulted in the selection of a resistant variety in much lesser time scale. So basically अब आजकल क्या होता है कि हम बहुत सारे हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको मारा जा सके और जो कीड़े हैं उनको मारा जा सके। सो बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से भी वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जो पर्टिकुलर पेस्ट है, वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो उसके उस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड के रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है एंड जिसकी वजह से जैसे ही वो पर्टिकुलर पेस्ट जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा उस पेस्टिसाइड के लिए, वो अब अपने आप को पूरी तरीके से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या हुआ, नेचर ने सिलेक्ट किया उस पर्टिकुलर और पेस्ट को कि वो अपने आप को अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहा है, तो अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, नेचर उस पर्टिकुलर पेस्ट को आगे बढ़ाएगी। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू फॉर द माइक्रोब्स अगेंस्ट विच व्हेन वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑन द सेल्स। तो बेसिकली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कुछ एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है और उसको कुछ सर्टेन डेज के लिए आपको खाने को बोलता है, सपोज आपको 7 दिन के लिए खाने को बोला, लेकिन अब क्या हुआ कि आपको 2 दिन में आराम पड़ गया, तो अब आप क्या करोगे यार, डॉक्टर, हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस तो वैसे भी नहीं सुनते किसी डॉक्टर की, तो हम क्या करेंगे, अरे वो डॉक्टर तो यही पैसे खर्च करवाता है, हम है ना बस 2 दिन की दवाई लेंगे और हम सही हो गए हैं, अब हम दवाई नहीं लेंगे। अब क्या हुआ, वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया था वो तो पूरी तरीके से नहीं मरा, बल्कि अब जो आपके अंदर जो बैक्टीरिया है उसने क्या किया, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया उस एंटीबायोटिक के लिए। अब क्या होगा, वो दोबारा से ग्रो करेगा और अब जब आप बोलोगे, अब आप फिर से वही लेकर जाओगे कि डॉक्टर साहब मेरे को ये दोबारा से तकलीफ हो रही है, ऐसा-ऐसा हो रहा है, वो दोबारा से आपको वही एंटीबायोटिक लिख के देगा, लेकिन अब जो ये एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करेगी। तो उसको दूसरी फ़ॉर्मूला की एंटीबायोटिक आपको देनी पड़ेगी जिससे वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो रेज़िस्ट ना हो, ठीक है? इसलिए बोला जाता है कि पूरा कोर्स लिया जाए, ठीक है? एंटीबायोटिक का, ताकि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़्म है उसकी जनसंख्या को कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। सो hence resistant organism or the cells are appearing in a time scale of a month or year and not centuries. These are the examples of the evolution by anthropogenic actions. एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस मीन्स जो हम मेन करते हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस करते हैं। This also tells us that the evolution is not a directed process in the same in the sense of determinism. It is a stochastic process. तो again a very important word, ठीक है, जो हमारा इवोल्यूशन है वो कैसा है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो चांस इवेंट, किसी भी चांस की वजह से कुछ नेचर में घटित हो गया या कुछ म्यूटेट हो गया ऑर्गेनिज्म में, अगर वो म्यूटेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए फेवर में रहा तो नेचर सिलेक्ट कर लेगी, अगर वो उस ऑर्गेनिज्म के फेवर में नहीं रहा तो नेचर उसे डिस्कार्ड कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको डायनासोर्स दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली एक तरीके से आपको फैमिली ट्री दिख रहा है डायनासोर्स का, जहाँ पे एक आपको ये ब्रैकियोसॉरस दिख रहा है। ये जो ब्रैकियोसॉरस है ये एक्चुअली हर्बीवोरस डायनासोर था। देन स्टेगोसॉरस, देन आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स एक ऐसा डायनासोर था, ऐसा रेप्टाइल था जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक था। देन क्रोकोडाइल, देन pteranodon, ट्राइसेरेप्टर्स, टायरानोसॉरस जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक डायनासोर्स माना जाता है। ठीक है, देन हमने ये बात करी थी आपके होमोलोगस ऑर्गन की। थॉर्न्स और जो टेंड्रिल्स हैं वो स्टेम्स से बने हैं, ठीक है, स्टेम्स के मॉडिफिकेशन है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये थॉर्न का काम होता है प्रोटेक्शन का, टेंड्रिल का काम होता है सपोर्ट देने का। सो they belongs to the divergent evolution and homologous organ, and here also the example of your होमोलोगस ऑर्गन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये आपके मैन का फोल्डम है, चीते का फोल्डम, ये वेल, ये बैट। यहाँ के अगर अपन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखें तो दोनों से सब में ही सिमिलर है, बट डिफरेंट इज दैट कि इनका जो फंक्शंस है वो अलग अलग है। सो आई होप आज का जो पूरा लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, एंड
ये जो लेक्चर है अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।